नमस्ते दोस्तों। ये हमारा एक सेकेंड वीडियो आ गया अकाउंटेंसी का, दैट इज वीडियो नंबर 2। इसके पहले हम लोग ने वीडियो नंबर 1 अपलोड किया हुआ है जो कि अकाउंटेंसी का ही है, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अकाउंटेंसी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो नंबर 1 बेसिकली हमारा था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज पे। अब जो ये सेकेंड वीडियो आ रहा है वो होगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने कल ये कहा था कि जो सेकंड वीडियो रहेगा वो बेसिकली एनपीएसआर एंड फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप रहेगा। बट अब जो बच्चे पार्टनरशिप थोड़ा बहुत भी जानते हैं ना, तो हो सकता है उन बात को इस बात का आश्चर्य हो, उन बच्चों को इस बात का आश्चर्य हो कि सर आपने डायरेक्टली उस पार्टनरशिप वाले किताब को जब पिकअप किया भी तो जो उसका लास्ट चैप्टर दैट इज डिसॉल्यूशन डायरेक्टली वो पिकअप क्यों कर लिया। बेसिकली बात क्या है ना, पार्टनरशिप जो हमारा बुक है ना पहला किताब, उसमें हम लोग का एक आता है फंडामेंटल्स, एक आता है एनपीएसआर दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है एडमिशन, उसके बाद आता है रिटायरमेंट एंड डेथ, उसके बाद आता है डिसॉल्यूशन। तो 5 चैप्टर्स थे। तो मैंने शुरुआत ही किया रिवर्सिंग ऑर्डर में, दैट इज मैंने पिकअप किया कौन चैप्टर, डिसॉल्यूशन। इसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा है। डिसॉल्यूशन वाले चैप्टर का बहुत ज्यादा ही डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, ऊपर चैप्टर से है तो उसी का हिस्सा है, लेकिन एक होता है कि उसके जो अप्रोच है ना वो थोड़ा सा अलग है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको पढ़ते हैं तो भी क्लियर होगा। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें बताना है जो बहुत जरूरी है। पहली बात, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आपको पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को एंडिंग तक देखना होगा, बिकॉज पूरी कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में डिसॉल्यूशन के जो पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि एग्जाम के पहले एटलीस्ट हर बच्चे को इतनी बातें पता होना ही चाहिए। पता रहेगा तो एग्जाम में वो ज्यादा क्वेश्चन ना भी लगा के गया हो तो भी वो इजीली क्वेश्चन को फेस तो कर पाएगा। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा इस वीडियो में पूरी वो बातें बता दें। दूसरी बात, मैंने दोनों बोर्ड का हेल्प लिया बिकॉज ऑब्वियस ही बात है अकाउंटेंसी है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है जहां पे मुझे बोर्ड इस्तेमाल कम करना पड़े। मुझे अकाउंटेंसी में क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। जिस प्रकार लोग कॉपी जो लिखते हैं तो बड़ा कॉपी लिखते हैं ना अकाउंटेंसी के लिए अलग से, उसी प्रकार मुझे बोर्ड को भी ज्यादा लंबा एक्सटेंड करके इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो मैंने ये अपनी लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बात कहा था कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना उसमें जो वीडियो क्वालिटी होता है उसको आप बढ़ा लीजिए। मुझे 2-3 बच्चों ने शिकायत के तौर पे कहा था कि सर आपका जो वीडियो था ब्लर हो जाता है। मुझे भी लगा भाई मैंने क्या गलत क्वालिटी अपलोड कर दिया क्या, बट जब मैंने चेक किया तो बहुत बच्चों ने वीडियो क्वालिटी को लो पे रखा था। मेरी आई थिंक 360 था, सॉरी 144 था या 360 था या 480 था। बेहतर रहेगा उसको आप 1080 पर रखिए क्वालिटी, तो टेक्स्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो प्रॉपर विजिबल रहेगा। ठीक, नेट का थोड़ा ध्यान दीजिए तब आपको चीजें अच्छे से दिखेंगी। और मैंने थोड़ा बहुत छोटा भी लिखा है ताकि चीजें अच्छे से अट जाए, उसमें फिट हो जाए। फिर भी हम एक एक बातों को जो मैंने बोर्ड पे लिखा है एक एक चीजों को हम बोलते भी चलेंगे। तो इन केस अगर कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं हो रहा तो डैम श्योर है हम उस वर्ड को जरूर बोलेंगे, जरूर पढ़ाते हो तो उसको उस टाइम बहुत ध्यान सुनना रहेगा। एंड दोबारा हम कह रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठना अकाउंटेंसी में खास करके, ताकि जो भी सवाल लगवा रहे हैं, जो भी बातें बता रहे हैं, जो भी बातें बोल रहे हैं उसको लिखते चलना है, क्योंकि बिना लिखे अकाउंटेंसी नहीं आने वाला। हम तो कोशिश करेंगे कि चीजों को एकदम इतना प्रिसाइज रखें कि एक ही सवाल हमारा पूरे कॉन्सेप्ट को बताने में काम आ जाए। ठीक, और उसी एक सवाल को बताते वक्त जो भी उसमें अप्रोच है वो सब हम बताएंगे। सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करवाना मेरा बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि उसी के थ्रू जो भी उसमें फंडामेंटल्स हमारे पता होने चाहिए उस चैप्टर से रिलेटेड वो उसमें हम ऐड कर देंगे बताते वक्त। अब इस चैप्टर का मेन पहले कॉन्सेप्ट क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन मतलब क्या होता है, अगर मुझे इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ाना तो उसमें बहुत कुछ बताने के लिए है, बट हम लोग चीजों को प्रिसाइज रखेंगे और प्रिसाइज इस लेवल तक कि कम से कम इतनी बातें तो पता होना चाहिए एक बच्चे को एग्जाम में बैठने से पहले इस चैप्टर के बारे में। नाम नोट डाउन करते हैं, क्या क्या लिखा है इसमें, पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन करना। जो भी फर्म पार्टनरशिप फॉर्म में है, मतलब उसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ आके म्यूचुअली
एग्रीमेंट के तौर पे एक साथ आते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं एंड लॉस को भी एक लेवल पे शेयर करते हैं। तो उसमें ये होता है ना कि बहुत बड़ा पार्टनरशिप फॉर्म नहीं टिक पाता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, मे बी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर उनका अंडरस्टैंडिंग अब नहीं हो पा रहा या उनको अपने आप से होता है फॉर्म को बंद करना कि नहीं भाई हो गया, यहां तक साथ में थे, अब आगे कंटिन्यू नहीं करना है। तो ऐसे वेरियस सिचुएशंस में जो फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाता है। वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व का मतलब होता है कि खत्म हो जाता है, खत्म मतलब कि बंद हो जाता है। तो ये बहुत लॉजिकल सवाल है कि जब कोई चीज बंद होगा, जिसको हम बहुत सारे अदर वर्ड्स भी कहते हैं, वाइंड अप होना, क्लोज डाउन होना, चीजों का कंप्लीटली पैकअप हो जाना, तो वैसे केस में क्या होता है जब चीजें बंद हो रही होती हैं तो हर कोई चाहेगा हर चीज का प्रॉपर हिसाब किताब मेंटेन करके उसको क्लोज करना और जिसका जितना पैसा बन रहा है उसको दे देना, जिसको जिससे पैसा जितना लेना है उसे ले लेना, मतलब पूरे जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको क्लियर करना, कंप्लीटली क्लोज करना। तो डिसॉल्यूशन के टाइम पे क्या होता है ना, पार्टनर जितने होते हैं वो सब ये कहते हैं भाई ठीक है फॉर्म बंद हो रहा है कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं उसको बेच के खत्म करते हैं और जो पैसा निकलेगा उसको आपस में बांट के अपने घर चले जाते हैं। ये सिंपल सा अप्रोच होता है, बट ये कहने में इतना आसान है, जब ऑन ग्राउंड डिसॉल्यूशन का प्रोसेस करना होता है किसी फॉर्म के बंद हो जाने के बाद तो इतना आसान नहीं होता, टेक्निकल होता है, मतलब बहुत उसमें एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, बट हमें उतना कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाएंगे, हमें बहुत बेसिक पढ़ना है कि एक फर्म अगर डिसॉल्व होता है तो एक लेमन लेवल पे, एक सरफेस लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा हम पहले बेसिक बातें बताना चाहते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन लगाएं तो जो बच्चे इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे उनको क्वेश्चन समझ में आएगा। एंड बिलीव मी इस लेक्चर के एंडिंग आते आते जिसको कुछ भी नहीं आता था उसको बहुत हद तक आ जाएगा और जिसको आता था उसको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहां बताने के जा रहे हैं अगर कोई फॉर्म डिसॉल्व होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो वैसे केस में क्या होता है ना, हमें हर चीज का एक प्रॉपर एंडिंग करना होता है, बंद करना होता है। वैसे केस में क्या होता है ना, हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन। बहुत ध्यान देना वर्ड्स पे। रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास है असेट्स या लायबिलिटीज, कुछ भी, असेट्स मतलब जिसपे हमारा क्लेम होता है, जो हमारा अपना होता है, लायबिलिटीज मतलब जिसपे हमारा क्लेम नहीं होता है, उल्टा हमको उसको देना होता है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन, तो हमको देना पड़ेगा, दैट इज लायबिलिटी। हमने कहीं बिल्डिंग खरीद के रखा है तो वो हमारा असेट्स है, बिकॉज वो बिल्डिंग हमारा अपना है, उसको हम बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो उन सारे असेट्स को, उन सारे लायबिलिटीज का पूरा हिसाब किताब हम कहां करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, जिसमें होगा क्या, हम जितने भी डिसॉल्यूशन की मेन ट्रांजैक्शंस है वो यहां पे ही करते हैं। कैसे करते हैं यहां बताएंगे हम प्रॉपर इस जगह पे, बट पहले समझते हैं प्रोसेस कि जब भी फॉर्म डिसॉल्व होता है तो हमको ये प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, हम थोड़ा सा प्रिसाइज भी चल रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे, अदरवाइज चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना भी कोई हमारे काम का नहीं है। फिलहाल हम दोबारा बताते हैं कि हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं ना वो सब स्ट्रिक्टली बोर्ड के रेस्पेक्ट में, हम बहुत अभी डिटेल में पढ़ाने के मोटिव से नहीं है। ये मेरा प्रयास है उन बच्चों के लिए खास कर जो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उनको कम से कम एग्जाम के टाइम पे इस चैप्टर के बारे में पता रहे, वो इस क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। तो मेरा वही मोटिव है कि उनको कम से कम उतनी बातें बताएं जो बहुत काम का है एंड क्वेश्चन भी लगवाएं। तो रिलेशन अकाउंट पहले बनता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें ही हमारा क्या होता है, जो भी पार्टनर्स हैं उनको हम पे करते हैं अल्टीमेटली जितना उनके हिस्से में आ रहा होता है। फिर इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो उस पार्टनर्स के लोन का भी ट्रीटमेंट हम अलग से करते हैं। क्यों अलग से करते हैं, क्योंकि पार्टनर का जो लोन है ना वो बेसिकली फर्म और पार्टनर के बीच में है ना, उसमें कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं, तो इसीलिए उसको फर्म क्या करता है ना, आप प्रॉपर उसको अलग से लेजर बना के सॉल्व कराता है, मतलब उसमें प्रॉपर हिसाब किताब बनता है। जो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होती हैं जैसे बैंक लोन हो गया या क्रेडिटर हो गया, डिस्पेबल हो गया, तो उन सबको यहां दिखा देंगे। बट जो पार्टनर से डायरेक्ट हमारा लायबिलिटी कोई बन रहा है तो वो यहां दिखाया जाता है। ठीक,
एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हमारा सही सही तरीके से हो रहा है हाँ ना, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं पे कोई एक तरीके से ओवर पेमेंट या अंडर पेमेंट तो नहीं हुआ, मतलब हमने किसी को ज्यादा पे कर दिया या किसी से कम पैसा लिया, इस टाइप का इश्यूज ना आए, हमारा सब कुछ एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सही तरीके से हुआ है। इसका क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो क्रॉस चेक होता है बैंक या फिर कैश अकाउंट को बना के, बैंक या कैश में दोनों लिखा है, बहुत बार हम लोग मोस्टली बैंक को यूज करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सारे हमारे एक्टिविटीज मोस्टली बैंक के नॉट बैंक के फर्म के बैंक के थ्रू ही होते हैं, दोनों बैंक लिखेंगे। हालांकि किसी बच्चे ने कैश भी लिखा तो कोई गलत नहीं है, बट एक बार अगर कहीं कैश लिखते हैं तो एंडिंग तक हर जगह पे कैश ही लिखा जाता है, और बैंक अगर इस्तेमाल किए तो बैंक लिखा जाएगा। सॉरी, ओके, ये तुम्हारा हो गया अबाउट द प्रोसेस कि अगर डिसॉल्व होता है तो ये चार चीजों पे काम करना होता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन सा एकदम काम का हमारे है, एकदम मतलब कि 100% काम का है, वो है पहला वाला, ठीक। ये दूसरा और तीसरा हम सिखा भले देंगे बट उतना कोई रेलेवेंट नहीं है, तो जो कुछ भी नहीं जानते तो वो पहले इस पे काम करें, ये जरूरी है। इसके बाद सेकंड एंड फोर्थ उस पे भी बताएंगे बेसिक कैसे होता है, बाकी थर्ड वाला उतना काम का फिलहाल नहीं है, वो भी होता है कभी भी, तो अगर टाइम होगा तो इसी क्या कहते हैं क्वेश्चन के दौरान हम बताएंगे। हालांकि यहां देखिए लिखा भी है दैट इज कनव लोन अकाउंट, तो वहां बनेगा वैसे, तो वहां बताई देगी तरीके से। तो ये प्रोसेस है। अब सवाल आता है कि अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है और हमको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये बनता कैसे है भाई? इसमें अकाउंट लिखा है और ये बेसिकली लेजर होता है, और लेजर कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का दिखता है। किसका बनाया जा रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब अगर रिलेशन कुछ ऐसा दिखता है तो जाहिर सी बात है ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस यहां भी आएंगे और बहुत सारे इंफॉर्मेशन यहां भी आएंगे, बोथ साइड जाएंगे, तो क्या क्या आएगा, कहां कहां जाएगा, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक लेवल पे। और ये समझने के लिए बेस्ट होता है कि हमारे पास पहले से बना बनाए एक बैलेंस शीट होना चाहिए। भाई फर्म अगर चल रहा था अभी तक, फिर डिसॉल्व हुआ, बट उसके पहले तो चल रहा था ना, तो उस फर्म के चलते वक्त हर साल क्या बनता है, ईयर के एंडिंग में बैलेंस शीट। तो एक बैलेंस शीट हमारे क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ठीक। दिया होता है, नहीं भी दिया हो सकता है, बट हम लोग जो अप्रोच लेके चल रहे हैं वो कौन सा लेके चलते हैं? दिया रहेगा, क्योंकि नहीं दिया रहेगा ऐसा बहुत रेयरली होगा एग्जाम में, तो हम क्या मान चल रहे हैं? दिया ही रहेगा। तो उसके बाद क्या समझते हैं? तो ये मैंने एक बहुत बेसिक सा बैलेंस शीट रखा है, किसका है? ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक बेसिक पार्टनरशिप फर्म का मैंने बैलेंस शीट रखा है, और ये मैंने बहुत अनअरेंज्ड एंड अनसिस्टमैटिक रखा है। मैंने सिर्फ किया क्या है ना कि मोस्टली होता क्या है, बैलेंस शीट में फॉर्मेट है जिसमें एक तरफ लिखा होता है असेट्स, एक तरफ लिखा होता है लायबिलिटीज। तो मैंने क्या किया है, असेट्स में क्या क्या आ सकता है मैंने इन जनरल जो जो पॉसिबिलिटीज है मैं सभी दिया। हो सकता है दो तीन छूट गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने लिखा है ये अपने आप में इतना तो इंपॉर्टेंट है खास करके। तो क्या क्या मैंने लिखा है? कैश इन हैंड। अब जिनको मैंने शुरुआत में कहा था, जिनको देखने में थोड़ा दिक्कत है, अगर थोड़ा टेक्स्ट छोटा दिख रहा है तो हम बातें बोल भी रहे, ध्यान से सुनना भी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। डेप्टर, डेप्टर क्या होता है? जिनसे पैसा हमें मिलेगा, ठीक। उसके ऊपर प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट। बिल्डिंग, प्लांट, प्लांट मतलब पौधा नहीं है, प्लांट मतलब हमारा जहां पे वो बिजनेस चल रहा होता है, एरिया, जगह। मशीनरी, स्टॉक, स्टॉक मतलब वही गुड्स, ठीक। गुडविल, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में लिखें BR, बिल्स रिसीवेबल। फर्नीचर, PL लिखा है। प्रॉफिट लॉस, अब प्रॉफिट लॉस के आगे मैंने डेबिट लिखा है। डेबिट नहीं भी लिखा होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर PL इधर लिखा है तो बाय डिफॉल्ट डेबिट को ही इंडिकेट करता है, ठीक। उसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिखा है, दोबारा कह रहे ध्यान सुनना है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारा ये जो है ना डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये दोनों बेसिकली हमारे कैसे असेट्स हैं? फिक्टिशियस, फिक्टिशियस असेट्स। इसका मतलब ऐसे असेट्स
जिनसे कि हमें कुछ मिलना नहीं है इन कैश, बट स्टिल उसको हम एज असेट के तौर पे ढो रहे हैं, मतलब अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। मोस्टली इसको बाहर दिखाया जाता है, बट कभी कभी बैलेंस शीट के अंदर भी लिखा होता है। तो अगर लिखा है तो उसको हम लोग रेस्पेक्ट करेंगे, इसको भी काम उसका है, बताते क्या है। तो ये मैंने इतना कुछ इस पे लेके चले तो बैलेंस शीट में। अब होगा क्या, इन सब का कैसे क्या ट्रीटमेंट होना है वो सब बताएंगे अभी हमारा इस रियलाइजेशन अकाउंट में। बट पहले तो लायबिलिटीज की बात भी कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, लोन आउटसाइडर्स, लोन पार्टनर्स का। अब यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो ध्यान सुन लेना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता क्या ना कि हम तो शॉर्ट में लिखे हैं, कॉपी जो बच्चा लेके बैठा हुआ है वो लिखता चला जाए फुल फॉर्म के साथ साथ, ताकि उसको दिक्कत ना हो कि वहां पे क्या था वो। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। यहां क्या था, डेबिट, यहां पे क्या है, क्रेडिट। हालांकि अगर यहां लिखा है तो ऑटोमेटिक क्रेडिट ही होता है। फिर लास्ट क्या है, कैपिटल। तो इतनी चीजें हमारे किसमें आता है, लायबिलिटी क्वेश्चन में आता है। अब ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक बैलेंस शीट दे दिया, बोल दिया कि जैसे यहां मैंने क्वेश्चन लिखा भी है कि एक ऐसे मैंने देखो बैलेंस शीट लिखा हुआ इस तरीके से, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, और इस बैलेंस शीट को देने के बाद क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि दीज टू पार्टनर्स आर नाउ इनएफेक्टिव टू कंटिन्यू द बिजनेस। अब वो बिजनेस को साथ में चलाना नहीं चाहते हैं और वो फर्म को बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, और डिसॉल्यूशन के टाइम पे उन्होंने इतने चेंजेस किए हैं। ध्यान देना है, ये जो एक्स्ट्रा बातें मैंने बाहर लिखा है जिसको हम कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो ऐसे एग्जाम में भी दिया रहेगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसी प्रकार बाहर बहुत से इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे। पॉसिबिलिटीज है कि या तो यही आ जाएगा, मतलब इस टाइप का आ जाएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इस टाइप का आएगा, या हो सकता है इससे 2-3 वैरायटीज और पूछ दे, बट कम से कम मुझे इतना तो पता होना चाहिए हम लोगों को। तो होगा क्या, बैलेंस शीट दिया रहेगा, इस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा डिसॉल्यूशन के टाइम पे, और हमको पूरे उस फर्म के प्रोसेस को क्लोज अप करना है। तो कैसे करें, डिसॉल्यूशन का जो पूरा प्रोसेस है, जहां क्या क्या बनता है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ नीडेड तो पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये चारों कैसे बनेगा वो समझने के पहले ये समझ लेते हैं कि जो पहला प्रोसेस है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, ये कैसे बनता है। क्वेश्चन में डायरेक्ट जंप करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें अबाउट हाउ टू मेक द रियलाइजेशन अकाउंट वो जान लेते हैं। और बहुत सिंपल है, होता क्या है ना कि रियलाइजेशन अकाउंट भी सेम चीज मैंने यहां बताया था, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो यहां पे हमारे क्या रहेगा, डेबिट, यहां हमारे क्या रहेगा, क्रेडिट। मैंने बीच में थोड़ा सा फॉर्मेट को बताने के लिए फिगर बनाया हुआ है, क्वेश्चन पे जाएंगे लास्ट में, पहले तो फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि कैसे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब एग्जाम में कोई बच्चा बैठा है ना, तो अगर वो डिसॉल्यूशन कर रहा है क्वेश्चन और उसमें कि वो रिलेशन अकाउंट बनाने जा रहा है, तो कुछ प्रोसेस फॉलो कर ले, कभी गलती नहीं होगा। मतलब एक होता है ऊपर नीचे ना कर दे, ऊपर नीचे कर दे तो कोई खास दिक्कत नहीं, आंसर तब भी आएगा सही, बट एक होता है कि अगर वो सिस्टमैटिक फॉर्मेट में अरेंज वे में करेगा ना, तो गलती भी नहीं होगा और कभी वो भूलेगा भी नहीं। जैसे अगर फर्म बंद हो रहा है, डिसॉल्व मतलब बंद हो गया, तो कॉमन सेंस क्या है, ये बैलेंस शीट क्या अब आगे कंटिन्यू चलेगा अगले साल के लिए, नहीं, ये बैलेंस शीट तो खत्म हो गया, कहानी खत्म, तो मतलब इसका कोई यूज नहीं रह गया। तो जो भी उसके अंदर में ये ढेर सारे नाम लिखे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, जो चीजें दिया है ना, क्या इन सब का कोई काम रह गया जब फॉर्म बंद हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ये अगले साल कंटिन्यू होना ही नहीं है, तो क्या फायदा इन सारे नामों को लेके आगे बढ़ने का, क्योंकि ये सारे जो नाम है ना, ये बेसिकली अकाउंट है। हर एक नाम के साथ एक अकाउंट जुड़ा हुआ है जिसमें बहुत से इंफॉर्मेशन लिखे हैं। तो जब वो फर्म ही आगे नहीं बढ़ रहा, तो उन इंफॉर्मेशन करना क्या, कुछ नहीं करना है भाई। अगर डेटर में फॉर एग्जाम्पल दे रहा कि अगर डेटर में 100 डेटर है, डेटर क्या होता है, जिनसे मुझे पैसा मिलना होता है, तो अगर डेटर में हेडिंग है डेटर, होता है उस डेटर में 100 पर्सन है जिनसे मुझे पैसा मांगना है, 100 पर्सन। अब उस 100 पर्सन का हमने अलग अलग लेजर बना रखे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि 100 पर्सन कौन कौन थे, भाई मुझे सबसे पैसा मिल गया, काम खत्म, वो 100 का जो नाम वो क्लोज कर देंगे। तो उसी प्रकार हर एक का, यहाँ जितने भी नाम लिखे ना,
हमें इन सबको सबसे पहले क्लोज करना है। अब क्लोज कैसे करें, कैसे याद रहेगा, थोड़ा सा लॉजिकली देखा जाए तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो भी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इसके जैसा। मतलब जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जहां पे यहां लायबिलिटीज है, यहां पे असेट्स है, और जो फॉर्मेट रियलाइजेशन का है जो मैंने यहां बनाया हुआ है, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट। तो दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है, बस फर्क क्या है कि जहां पे असेट्स है वहां पे लिखा है क्रेडिट, जहां पे लायबिलिटीज है वहां लिखा है डेबिट। होता क्या है ना कि एज पर डिसोल्यूशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमको इस पूरे बैलेंस शीट को क्या करना है, क्लोज। तो कैसे करें, क्लोज करने का तरीका अकाउंटेंसी में याद कर लेना है। किसी भी नाम को खत्म करना है तो हमेशा उसका पोजीशन अपोजिट कर देना होता है। मतलब किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसका जो पोजीशनिंग है उसको रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट जगह पे जाके रख देना होता है। जैसे अगर असेट्स इस साइड है, दैट इज राइट साइड, है ना, तो इसको क्लोज करना है तो जो भी ये क्लोज होगा वो कहां पे होगा, रिलेशन। हमने कहा था डिसोल्यूशन का 90% जो काम है वो कहां होता है, रिलेशन में। डिसोल्यूशन का मोर देन 90% जो एक्टिविटीज है वो सब यहां होता है, रिलेशन में। तो असेट्स को, लायबिलिटीज को क्लोज करने का काम भी इसी में होना है। तो अब मैंने क्या बोला, अगर मुझे सारे असेट्स को क्लोज करना है जो कि अभी राइट साइड बैठा है, तो मैंने कहा ना उसको अपोजिट बैठा देना होता है। तो अगर हम रिलेशन के इधर ले आए, कहां पे, अपोजिट साइड में, मतलब कि अगर राइट साइड में असेट्स था तो रिलेशन के लेफ्ट साइड लेते हैं तो पूरे असेट्स क्लोज हो जाएंगे। उसी प्रकार जितने लायबिलिटीज हैं उनको हम कहां लेके जाएं, इसके अपोजिट में, तो लायबिलिटीज क्लोज हो जाएगा। अब सवाल है कि कौन से असेट्स कौन से लायबिलिटीज जाएंगे, कौन से असेट्स कौन से लायबिलिटीज नहीं जाएंगे। इसीलिए मैंने इतना ढेर सारा लिखा हुआ है। तो समझते हैं कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा। जहां जहां हम टिक मारने जा रहे हैं वो सब जाएगा। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हम अलग से लेजर बनाते हैं। डेप्टर जाएगा, बिल्डिंग जाएगा, प्लांट भी जाएगा, मशीनरी भी आएगा, स्टॉक भी आएगा, गुडविल भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, फर्नीचर भी आएगा। बस। तो अब ये ध्यान देना आप लोगों को कि एग्जाम में जब क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला देगा, जितना बातें मैंने लिखा है ना, बहुत रेयर चांस है कि इसके बियॉन्ड भी कोई वो असेट्स दे सकता है। जैसे दे देगा लूज दे देगा, या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे देगा, बहुत सारे असेट दे सकता है, बट ये मोस्टली इतना ही देता है। तो जहां हमने डेट बनाया ना वो सब यहां पे आएगा, बट वही सेम बात कहां पे जाएगा, मैंने बताया था ना, असेट्स यहां लिखा है तो इन रिलायंस कहां पे आएगा, डेबिट में। तो यहां पे लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं बाई, ये फॉर्मेट का पार्ट है। तो यहां पे जितने हमारे असेट्स हैं, वेरियस असेट्स, वो यहां लिखा जाएगा। इन सारे को हम यहां लाएंगे, लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, असेट्स क्लोज। उसी प्रकार जो भी लायबिलिटीज है, अब लायबिलिटीज में कौन कौन सा आएगा बताते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, क्रेडिटर भी आएगा, बिल्स पेबल भी आएगा। लोन जो आउटसाइडर्स का है वो यहां पे आएगा, बट जो लोन पार्टनर्स का वो यहां पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया फॉर्मेट में, प्रोसेस में, कि उसका अलग से लेजर बनता है। तो बैंक का अलग से बनता है तो बैंक नहीं आया। लोन ऑफ पार्टनर वो भी नहीं आएगा क्योंकि उसका अलग से बनता है। हाँ, अगर कोई लोन आउटसाइडर से वो जरूर इसमें आएगा। फिर उसके बाद ये जितने भी है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये सब हमारा इसमें आएगा। कैपिटल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी अलग से बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये वहां जाएगा। ये जो दोनों है ना, जनरल रिजर्व, पीएल, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एफडीसी सस्पेंस अकाउंट, ये सब कहां जाकर बताएंगे भी। जो जो मैंने रेड से टिक लगाया वो सब इसमें आएगा। तो क्या क्या था, टू वेरियस लायबिलिटीज, ठीक। तो ये तो दो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इन सारे असेट्स को यहां क्लोज करने के बाद हमें क्या होता है, पैसा मिलता है उन सारे असेट्स के बदले। बिकॉज हम असेट्स का नाम क्लोज किया है, हमारे पास स्टिल अभी असेट्स है, लेकिन सिर्फ उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में से नाम खत्म हुआ है। लेकिन हमारे पास अगर बिल्डिंग था तो बिल्डिंग हमें हमारे पास अभी भी है। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास जितने असेट्स सब अवेलेबल है
तो उन सारे असेट्स को हम बेच के पैसा अर्न करेंगे ना, तो जो पैसा हमको असेट्स को बेच के मिलता है वो सब यहां पे आता है। कहां पे आता है? क्रेडिट साइड में। कैसे दिखाएगा? बाय बैंक असेट्स को सोल्ड करके। भाई जब भी हम असेट्स को बेचेंगे तो उसका एंट्री यहां होगा, और बाय बैंक। बाय बैंक क्यों? पैसा आ रहा है, और ये अगर पैसा जा रहा होगा तो उसका रिकॉर्डिंग इधर होगा, जिसको कि हम कैसे लिखेंगे? टू बैंक। और ये क्यों आता है यहाँ पे? बिकॉज हम लायबिलिटीज को क्या करते हैं? यहाँ पे पे करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जिनका तुम लायबिलिटीज लेके बैठे हो उनका पे करना पड़ेगा ना। तो जब पे करेंगे पैसा जाएगा, जब भी पैसा जाएगा तो टू बैंक, जब पैसा आएगा तो बाय बैंक। पैसा क्यों आता है? फ्री में नहीं आता है, असेट्स को बेच के आएगा, तो उसका रिकॉर्डिंग यहां करेंगे। पैसा क्यों जा रहा है? लायबिलिटीज को पे कर रहा है, लायबिलिटीज मतलब वो आउटसाइडर्स को पे कर रहा है, तो वो यहां पे आएगा। ठीक, अब अगर पैसा आ रहा है असेट्स को बेच के, तुमने बाय बैंक कहा, क्या हो अगर मान लें कि हमारा कोई असेट जो बेच के पैसा आ सकता था और बाय बैंक लिखा था, लेकिन क्या हो अगर उस असेट्स को बेचने के बजाय कोई हमारा पार्टनर वो असेट्स लेके चला गया। मतलब बिल्डिंग को बेच के हम पैसा कमा सकते थे, बट पार्टनर ने क्या किया? बिल्डिंग ले लिया अपनी, और फर्म से कहा कि भाई हम बिल्डिंग ले जाते हैं, इसके बदले जो पैसा मिलना था आपको मतलब फर्म को वो नहीं मिल पा रहा, तो आप मेरे नाम मेरे कैपिटल अकाउंट पैसा निकाल लीजिएगा। तो मतलब जब हमें असेट्स को बेचने का मौका नहीं मिल पाता मतलब फर्म को, और उसके बदले पार्टनर उस असेट्स को लेके जा रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? उस पार्टनर का नाम। जो भी पार्टनर असेट्स को एक्वायर करता है, एक्वायर मतलब क्या होता है? उस असेट्स को लेके जाएगा, तो वैसे केस में उसी पार्टनर का नाम आ जाएगा। बहुत रटना नहीं है, दिमाग लगाना है सिर्फ। अगर असेट्स बेचे होते तो बाय बैंक, उसी असेट्स को अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर एक्स ले जा रहा है तो एक्स लिख देंगे, वाई लेगा तो वाई लिख देंगे, जो भी ले जा रहा है। सिमिलरली किसी लायबिलिटीज को फर्म पे करेगा तो टू बैंक, लेकिन अगर फर्म के बजाय पार्टनर पे कर देगा तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा टू पार्टनर, जिसने की लायबिलिटी को पे किया है, या उसको डिस्चार्ज भी वर्ड बोलते हैं बहुत जगह पे। तो जब कोई लायबिलिटीज का पेमेंट फर्म नहीं किया, पार्टनर ने किया, तो उस पार्टनर का नाम यहां लिखाएगा। जब किसी असेट्स को बेच के जो पैसा मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो पार्टनर ही असेट लेके चला गया, तो उस पार्टनर का नाम यहां पे आएगा। तो ये सब फॉर्मेट अगर याद होता है ना, तो जब क्वेश्चन लगाते हैं तब हमें दिक्कत नहीं आता और गलती भी नहीं होता। ठीक, अब एक और चीज, बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे असेट्स या लायबिलिटीज जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं में लिए थे, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका रिकॉर्डिंग नहीं था, बट डिसोल्यूशन के टाइम पे वो सामने से दिख गया। मान लेते हैं कोई असेट्स था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट हमें अचानक से वो असेट्स दिख जा रहा है, तो कॉमन सेंस उसको बेच के पैसा कमाएंगे ना। तो जो असेट्स अनरिकॉर्डेड थे उनको बेच के अगर हम पैसा कमाते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट्स, बहुत कॉमन सेंस है भाई, कोई रिकॉर्डेड असेट्स नहीं था उसको बेचे पैसा आएगा ना, मोटिव पैसा पाने से है, तो इसलिए बाय बैंक। सिमिलरली कोई लायबिलिटी जो कि अभी तक नहीं था अचानक से आ गया और देना पड़ गया मुझे, मतलब अभी तक वो अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, लेकिन अब वो आ गया, मुझे पैसा मुझसे मांगा, देना पड़ेगा, तो इसलिए टू बैंक यहां पे आएगा। फर्क है, यहां जो टू बैंक है वो बिकॉज ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, यहां जो टू बैंक है वो बिकॉज ऑफ लायबिलिटी जो पे हमें करना है किसको? आउटसाइडर्स को, तो वो उस मोटिव से आया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या समझ सकता है? इस पूरे डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है ना, इसको फॉलो कराने में, पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को फॉलो कराने में क्या होता है ना, खर्चे आते हैं, एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को भी पे फर्म करता है तो वो जो एक्सपेंस है वो पे होगा, तो टू बैंक अकाउंट फिर से जब जब पे हो रहा है, मैं दोबारा कह रहा है, जब भी पेमेंट करेंगे तो उसको रिकॉर्डिंग कहां करेंगे हम लोग? डेबिट में, और जब भी पैसा रिसीव होगा, मिलेगा पैसा, तो उसको रिकॉर्डिंग क्रेडिट में करते हैं। तो हम पेमेंट किस बात कर रहे हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो वो यहां पे होगा। और
लास्ट, हालांकि इसमें और बहुत कुछ होता है बट इतना ही एम्फसाइज करते हैं कि ज्यादा दिक्कत ना होने पाए, चीजों सिंपल रखते हैं। तो ये तो हो गया। अब इन सबको सॉल्व करने के बाद, सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद हमें इसका बैलेंस करना होता है, और जब बैलेंस करते हैं ना तो इन केस अगर बैलेंस यहां आ रहा है, अभी बैलेंस कैसे करते हैं जब क्वेश्चन लगवाएंगे वहां बता देंगे, बट यहां सुन लीजिए। यहां से बैलेंस करने पे अगर बैलेंस इधर आ रहा है, कहां पे आ रहा है, डेबिट साइड पे है, तो उसको बोलते हैं टू प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को मतलब। और प्रॉफिट करना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में रेशियो दिया होता है, किसमें ट्रांसफर करना है, रेशियो दिया है, यहां लिखा हुआ कितना 3:2, तो रेशियो दिया होता है, नहीं दिया है तो इक्वल मान लेंगे, बट अगर दिया है तो जो है वही लेते हैं। सिमिलरली अगर बैलेंस इधर आ गया तो उसको क्या नाम देंगे लोग, उसको देंगे बाय लॉस। यहां पे प्रॉफिट, वहां के लिए लॉस, और उसको भी ट्रांसफर कहां कर देंगे लोग, पार्टनर्स कैपिटल में, वही सेम जो रेशियो थे उसमें। अब ये जो बेसिक मैंने बताया एकदम बहुत सिंपल सा फॉर्मेट, इसको याद रखना है, लिख के याद रखना अच्छा रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या रिलेशन अकाउंट, पहला स्टेप तैयार। नेक्स्ट स्टेप होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त भी कुछ प्रोसेस है, उसको याद रखना है। जैसे इसमें सबसे पहले हमें क्या लाना है, पार्टनर्स का बैलेंस अमाउंट, और ये हमारी लायबिलिटी है। क्या है, लायबिलिटी। इस बात को याद करना है कि जब भी किसी लायबिलिटी का ओपनिंग करते हैं, भाई यहां देखिए ना कैपिटल बैलेंस दिया होता है ना, तो इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो इसमें नहीं आएगा। तो किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है, क्रेडिट साइड। कहां आता है, क्रेडिट साइड पे। इस बात को याद रखना है। तो जो भी पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, जैसे देखिए यहां क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस, कितना लिखा हुआ है, ए का बैलेंस है 1,20,000, के का बैलेंस है 80,000, तो ये दोनों जो बैलेंस है वो यहां लिखा है। कैसे लिखाएगा, इस तरीके से, बाय बैलेंस बीडी, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन, लिखा गया। बहुत बार बैलेंस जानबूझ के यहां नहीं लिखता है, लिख देगा एसेट साइड में। तो जब बैलेंस इधर दिया है तो यहां लिखाएगा। अगर बाय चांस मान लेते जो एक अमाउंट है 1,20,000, ये एक अमाउंट वहां लिखा होता एसेट वाले जगह पे, तब क्या होता, तो जो के का नाम है 80,000 वो तो यहां पे आता, लेकिन अगर वो ए का नाम उधर लिखा होता एसेट्स के जगह पे, तब बैलेंस यहां आएगा, टू बैलेंस बीडी। इसका मतलब बैलेंस कहीं भी आ सकता है, बट 99% केस में बैलेंस कहां आता है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट में दिया पोर्शन, बैलेंस तो आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है किसमें, रिलायंस में, तो प्रॉफिट का एंट्री इसमें आता है पार्टनर्स कैपिटल में। कैसे आता है, रिवर्स जगह पे। अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कहां लिखा होता है, डेबिट में, तो जब इसको लेके आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में तो कहां पे चला जाएगा, उसके अपोजिट जगह। मतलब अगर डेबिट में है तो ये जो नाम है कहां आ जाएगा, क्रेडिट में। और कैसे दिखाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस बात का है, प्रॉफिट। इंडिकेट करना होता है कि वो जो मैंने लिखा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट वो किस बात का है, प्रॉफिट। होता है ना बहुत बार लॉस भी हुआ होता है, तो लॉस कहां था, क्रेडिट में, तो वो कहां, वो ये मतलब कहां जाएगा, इधर अपोजिट में, डेबिट में। कैसे, सेम चीज, टू, बस टू लग जाएगा, रिलेशन अकाउंट यहां पे लॉस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि मुझे पता है इस पूरे फॉर्मेट में एक चीज छूट गया, वो बताना जरूरी है। वो क्या पता है, जो भी हमारे प्रोविजंस हैं किस पे, असेट्स पे। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन प्रोविजन दिया होता है, कौन सा प्रोविजन दिया होता है, असेट्स वाला, वो इस पे आता है। जैसे अपने बैलेंस शीट पे आते हैं, यहां देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट, ये किस पे लगता है, डेब्टर पे, और डेब्टर हमारा क्या है, असेट्स। तो ये जो प्रोविजन है जो डेब्टर पे लग रहा है वो यहां पे आएगा। दोबारा कह रहे हैं, ये जो प्रोविजन है जो असेट्स पे लग रहा है ये यहां पे आएगा। सिमिलरली एक और प्रोविजन दिखाते हैं, ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पे लगता है, ये प्रोविजन है जो कि इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के फ्लक्चुएशन के लिए बनाया जाता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स है तो ये प्रोविजन यहां पे आएगा। तो ध्यान देना है, ये दोनों हमारा इसमें आएगा, बट कहां पे आएगा,
इधर क्रेडिट साइड में। उसी प्रकार अगर कोई प्रोविजन लायबिलिटीज पे है, हालांकि ऐसा होता बहुत रेयर केस में है, बट लायबिलिटीज के लिए अगर प्रोविजन कोई है तो वो कहां जाएगा, डेबिट में। बट वो उतना कोई नीड नहीं है, बस इतना रखना है कि कोई अगर प्रोविजन असेट्स का है तो यहाँ पे आता है और कहां पे जाता है, क्रेडिट साइड में, ये याद रखना है। अब इस पूरे फॉर्मेट में मैंने कुछ ही छोड़ा था, क्या क्या छोड़ा था, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और यहां से ये दोनों, है ना। क्या क्या था ये, पीएल डेबिट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जनरल रिजर्व, पीएल क्रेडिट, इतना छोड़ देते हैं। एग्जाम में भी ये पांचों या कोई एक दो आ सकता है, तो उसका क्या करें, जो कि बैलेंस शीट में दिया रहेगा। तो याद रखना है ये जो मैंने ब्लू से टिक किया है, ब्लू से, ये पांचों रिलाइजेशन में नहीं आता है, तो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। बट कैसे जाएगा, कहां किस जगह जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, समझते हैं। ये तीनों खुद कहां है, असेट साइड पे। और मैंने कहा था जो भी असेट्स में होता है, मतलब कहां गया, ये रहा, जो भी असेट्स में होता है वो कहां जाता है, अपोजिट साइड में। ये मैंने बताया था लेसन के कॉन्टेक्स्ट में, बट ये सेम लॉजिक काम करता है पार्टनर्स कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में भी। मतलब अगर बैलेंस शीट में कोई हमारा प्रोविजन दिया, कोई वो दिया है, पीएल दिया था या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया था, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया था, और क्या था, जनरल रिजर्व दिया था, और क्या भाई, पीएल, ये पीएल हमारा डेबिट था, ये पीएल हमारा क्रेडिट था, और क्या था, बस नहीं था। तो होगा क्या ना, इसमें एक छूट रहा है, ये रहा, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये गलत था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये हमारा इसी में आता है, ये इसमें नहीं जाता, सॉरी मैंने कहीं लिखा था ना, हाँ ठीक है। तो इसमें एक और था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इतने पॉसिबिलिटीज हैं जो क्वेश्चन में दे सकता है, तो ये सब बेसिकली कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। बट कहां जाएगा, कैसे आप करेंगे बताते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में वही सेम लॉजिक कि जाएगा अपोजिट में, मतलब अगर ये लायबिलिटी पोर्शन है, ये सब की सब अगर मुझे भेजना है पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो जाएगा अपोजिट जगह पे, ये सब भी अपोजिट जगह पे आएगा। तो इसका मतलब जितने भी नाम है, क्या का नाम था, पीएल, यहां पे आएगा, कौन सा डेबिट वाला है, और क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और क्या था यहाँ पे, बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व, बाई पीएल क्रेडिट। ये सब कुछ यहां पे आएगा। बस एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब यहां पे आ तो जाएगा, बट किस तरीके से इसको बांटेंगे, ये सब की सब गोला बना दे रहा हूं, ये तीनों और ये तीनों, ये सब की सब किसे बटेगा, जो भी क्वेश्चन में रेशियो मेंशन है उसमें बटेगा। अगर यहां रेशियो दिया 3:2 तो इसमें बढ़ जाएगा, रेशियो नहीं दिया तो इक्वली बांट देंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में इतने पॉसिबिलिटीज हैं जो एग्जाम में आ सकता है, बट स्टिल अभी कुछ चीज छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, ये देखिए, अगर कोई पार्टनर असेट्स को ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, तो हमने उसको यहां दिखाया था रिलेशन में, इसका एंट्री इसमें भी आता है, बट कहां जाएगा, सेम अपोजिट जगह पे। अगर यहां पे है तो वो यहां पे आएगा, ऐसे लिखाएगा, टू असेट्स या टू रियलाइजेशन। अब कोई बच्चा कह सकता है सर यहां भी लिखा है टू रिलेशन, यहां लिखा है टू रिलेशन, दोनों सेम नहीं हो गया। तो ये जो रिलेशन को लॉस को इंडिकेट कर रहा है, ये रिलेशन किसको इंडिकेट कर रहा है कि किसी पार्टनर ने असेट्स को क्या किया है, एक्वायर किया है। तो दोनों को अलग अलग इंडिकेट करना होता है, लिख के। सिमिलरली कोई लायबिलिटीज को अगर एक्वायर किया है, किसको, लायबिलिटीज को, तो वो भी तो यहां पे आएगा, वो यहां था तो यहां लिखा जाएगा। तो भाई रिलेशन नाम वही रहेगा, बट इसका जो मोटिव है वो क्या बदल जाएगा। अगर इस बार लायबिलिटी को लिया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, उसलिए वो यहां पे लिखा रहा है। तो इतना चीजें याद रहना चाहिए, और उसके बाद अंत में क्या करना है, उसे पेमेंट कर देना है। और मोस्टली पेमेंट, अगर बैलेंस जब करेंगे इसका, तो या तो बैलेंस इधर आएगा तो उसको बाय बैंक कहेंगे, बाय बैंक, ये बैलेंसिंग अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर।
तो या तो बैलेंस इधर आएगा जिसको हमने बाई बैंक कहा, या बैलेंस इधर आएगा जिसको हमने टू बैंक कहेंगे। क्या कहेंगे? टू बैंक, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और इससे होता क्या है ना, बैलेंस करने से कि हमने उनका पेमेंट कर दिया। अगर बैलेंस यहां आ रहा है तो ये इंडिकेट हो रहा है कि पैसा वो पार्टनर लेके आ रहा है। यहां बैलेंस अगर आ रहा है तो इसका मतलब पार्टनर पैसा लेके जा रहा है। अब एज पर इस चैप्टर की बात जब करेंगे ना, तो किसी बच्चे को इतनी बात तो याद होनी चाहिए। अगर इतना उसको याद है कि क्या चीज कहां लिखाता है, जब वो क्वेश्चन लगाएगा उसको एक एक बात क्लियर रहता है कि उसको कहां पे कैसे क्या करना है। अब थोड़ा सा सवाल पे आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, और बिलीव की जो फॉर्मेट मैंने लिखा है ना, अगर ये क्लियर है तो जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तो बिना किसी दिक्कत के होगा। बस स्टेप बाय स्टेप हर एक बात याद होना चाहिए। अभी ये देख के बहुत हॉच पॉच लग इतना जब पूरा मैसअप हो गया है, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं ना स्टार्टिंग से, तो उनको उतना दिक्कत नहीं, बिकॉज मैंने एक एक वर्ड को लिखते हुए बताया है कि वहां पे क्यों आया है, कैसे आया है, किस वजह से आया है। तो उसको दोबारा सुनिए, ध्यान से देखिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट लिखते रहिए, ताकि खुद से भी याद है कि हाँ कहां पे क्या क्यों आता है, वो टर्म वहां पे क्यों आया है। अब क्वेश्चन क्या आता है, तो एक मैंने क्वेश्चन मार्क साइड में लिखा है। अब उस क्वेश्चन में भी जो जो बातें लिखा है वो सब बातें हम बोलते रहेंगे, ध्यान सुनना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, दो पार्टनर थे आशीष एंड कनव। अब जिन बच्चों को क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है एग्जांपल नंबर 10 डीके गोयल का, एग्जांपल नंबर 10 डीके गोयल का। तो जिनके पास भी किताब है ना डीके गोयल का, तो या तो अपने उस बुक में जाके क्वेश्चन नंबर 10 देख ले, यही क्वेश्चन होगा। इन केस अगर वो बुक का ईयर वेरी कर है मेरे वाले बुक से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन 10 मैंने लिखा है, हो सकता है ये सेम सवाल आप लोग की किताब में क्वेश्चन 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 12, 13, कोई एक जगह मिल जाएगा। मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसी के बीच में सवाल मिल जाएगा। नाम देख लीजिए आशीष एंड कनव, ठीक, जिसका कि मैं वो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो या एक नॉर्मल रेशियो, और इनका अकाउंटिंग ईयर क्या है 31 मार्च 2018। वैसे इसका कोई नीड ज्यादा है नहीं, ये एक नॉर्मल बैलेंस शीट दिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं, टर्म्स लिखे वो सब मैंने यहाँ लिखा था एक्सेप्ट वन टर्म। वन टर्म कौन सा है यहाँ लिखा है, क्या लिखा हुआ है ईपीएफ। अब ये क्या है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, तो इसका बारे में बताएंगे आगे चल के। फिलहाल बाकी टर्म पे आते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ट्रेड क्रेडिटर। अब वो ट्रेड जोड़ दिया, बाकी तो लिखा है सी दैट इज क्रेडिटर, तो यहां मैंने लिखा था क्रेडिटर, लिखा है ना। उसके बाद मिसेस आशीष लोन, यहां लिखा है मिसेस, तो आशीष पार्टनर भी है लेकिन मिसेस उसकी वाइफ का लोन है, तो एक तरीके से ये थर्ड पार्टी हो गया। आशीष का लोन लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर लोन कहलाता, बट मिसेस आशीष लोन दैट मींस ये लोन उसकी वाइफ से मिला है फॉर्म को, ना कि आशीष से मिला है, ध्यान देना चीज को। फिर कनव लोन, तो ये तो उसका पार्टनर लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है किसको फॉर्म को। उसके बाद WCR मार्क दिखाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड कैपिटल अकाउंट, तो इतना फॉर्म मैंने लिखा था। फिर वहां क्या लिखा हुआ है बैंक स्टॉक डेटर फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट पीएल, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जो पूरा था ना सकता हूं, उसमें से मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, एक यहाँ लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड पीएल। तो अगर फॉर्मेट याद है ये जितना मैंने दोनों लिखा है तो वो बच्चे आराम से कर जाएंगे। बट ये क्वेश्चन बैलेंस शीट है ना, मेन दिक्कत आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते वक्त। यहां देखिए इतनी बातें यहां पे लिख के दे दिया है, तो हम एक एक चीज को पढ़ते हैं, बट एक बार पहले इसको देखिए। देखिए होता क्या है ना, इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है क्या क्या दिया हुआ है, आशीष टुक फर्नीचर 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। आशीष ने फर्नीचर टुक कर लिया, टुक मतलब ले लिया, कितने में लिया 38,000 में, और जो मिसेस आशीष का लोन है मतलब आशीष ने अपने ही वाइफ का जो लोन है वो पे किया अपने वाइफ के बिहाफ पे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद डेब्टर रियलाइज्ड एट 18,000 500, ये सब जो अप्रोच है कि डेब्टर रियलाइज हुआ, प्लांट रियलाइज हुआ, इसका मतलब कि बेचा गया, कि हमको डेब्टर से इतना पैसा मिला, प्लांट से उतना पैसा मिला। उसके बाद
Cannot took over the 40% of the stock at 20% less than the book value. Remaining stock sold at a gain of 10%. अब इतना लंबा चौड़ा लाइन बहुत बार बच्चों को पढ़ के दिक्कत हो गई, भाई क्या ही कह दिया है, डोंट वरी बताते हैं, बट फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन का हिस्सा था, बस सुनिए ध्यान से। उसके बाद क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट, कर्नव रेन्यूमरेशन फॉर डिसोल्यूशन प्रोसेस 12,000 एंड टू बियर रिलेशन एक्सपेंसेस 8,000। इतनी इंफॉर्मेशन बाहर में किया हुआ है, ये सबको हमको कंसीडर करना होता है डिसोल्यूशन का प्रोसेस करते वक्त। प्रोसेस मतलब क्या होता है, हमको बनाना पड़ेगा रिलेशन अकाउंट, बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अब क्या हुआ ना कि एग्जाम में मोस्टली बहुत ऐसा कम होता है कि इतना लंबा प्रोसेस कि रिलेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ एंड लोन अकाउंट बनाओ, इतना एग्जाम में कहता नहीं है मोस्टली। हम लोग क्या करेंगे, पहले सीखते हैं मेन वाला, दैट इज हाउ टू मेक द रिलेशन अकाउंट। इसके बाद कोशिश रहेगा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के सिखा दें कैसे बनेगा। तो पहले एक पे काम करते हैं, क्या है हाउ टू मेक, इसी क्वेश्चन का आंसर यहां बताने जा रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, रिलेशन अकाउंट। अब प्रोसेस से अकॉर्डिंग काम करते हैं बिना किसी दिमाग लगाए, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फॉर्मेट क्या लगा रहा है, सबसे पहले जितने हमारे असेट्स उनको क्लोज करना है। यहां देख सकते हैं हमारे पास कितने असेट्स हैं, तो इन सारे असेट्स को क्लोज करना है। बट इंपॉर्टेंट बात, बैंक को इग्नोर करना, मैंने कहा था कि बैंक को नहीं लेते हैं। तो क्या क्या आएगा, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, पीएल भी नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 ये सब की सब यहाँ पे क्लोज होगा। तो कैसे क्लोज करेंगे, 2 लिख के सबका नाम ले आते हैं। तो 2 क्या नाम है, स्टॉक, और क्या नाम है 2 डेप्टर, और क्या है 2 फर्नीचर, उसके बाद 2 प्लांट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। सब आ गया, सबका अमाउंट कितना है 35,000, 24,000, 19,000, 40,000 एंड 2,10,000। ठीक, हम सारे नंबर्स बताते चले जा रहे हैं, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। 35,000 गड़बड़ हो गया ना, ये अमाउंट तो उसका था ना, क्या कहते हैं बैंक का था। 24,000 तो उसका था, स्टॉक का था, कोई बात नहीं होता है। स्टॉक हमारे पास कितना है 24,000 है, उसके बाद 19,000, उसके बाद 40,000, 2,10,000 एंड लास्ट में 32,000। ठीक, अब मैंने कहा था लायबिलिटीज को भी क्लोज करना है, तो यहाँ लायबिलिटीज कौन सा आएगा, क्रेडिटर आएगा। अब जो एक नया नाम आया था दैट इज ईपीएफ, इसका नाम क्या था, यहाँ लिखे तो मैंने, नॉट वो अलग नाम नहीं, सॉरी, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो भी इसी में आएगा, इसी में आएगा। तो कैसे आएगा, जितने लायबिलिटीज हमको यहाँ क्लोज करना होता है, तो बाई क्या क्या, पहला क्रेडिटर है, और क्या दिया इसमें ईपीएफ, और क्या इसमें आशीष लोन की मिसेस लिखा है ना, वाइफ है, तो ये आउटसाइड क्रेडिटर है, मतलब आउटसाइड लायबिलिटी है, तो यहां पे आएगा। तो बाई मिसेस आशीष लोन अकाउंट। अब कर्नल का लोन डायरेक्ट पार्टनर से जुड़ा हुआ है, तो यहां पे इसको अलग से बनेगा, तो उसको यहां नहीं लाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने कहा था कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, कहां लिखा मैंने, ये लिखा है ना, तो वो इसमें तो आएगा नहीं, छोड़ दें इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रोविजन है असेट्स के ऊपर, तो यहां पे आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फिर कैपिटल तो यहां पे आएगा नहीं, कहानी खत्म हो गया। कितना अमाउंट दिया सबका 60,000 और 9,000, ईपीएफ ये 60,000 दिया है, और क्रेडिटर दिया है 42,000, उसके बाद आशीष लोन दिया है 9,000, आई ये दिया है 4,000। ठीक, ये तो हमने अभी सिर्फ ट्रांसफरिंग किया है बैलेंस शीट से असेट्स लायबिलिटीज को क्लोज किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, जो हमारा बाहर का इंफॉर्मेशन उसको पढ़ते हैं और एक एक करके पूरे पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा है, क्या हो रहा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है,
आशीष टुक द फर्नीचर एट 38,000। जस्ट इमेजिन अगर आशीष वो फर्नीचर नहीं लिया होता और उस फर्नीचर को फर्म बाहर बेचा होता तो पैसा मिलता। तो यहां लिखा था बाय बैंक अकाउंट और लिखा था 38,000, लेकिन फर्म को पैसा मिल ही नहीं पाया क्योंकि फर्म बेच ही नहीं पाया, क्योंकि उस फर्नीचर को कौन ले चला गया? आशीष। मैंने बताया था कि जब कोई असेट्स को एक्वायर पार्टनर कर लेता है तो उस पार्टनर का नाम आ जाता है। तो वहां कौन लिया है? आशीष। यहां पे क्या आएगा? बाय आशीष अकाउंट। और कितने लिया वो? 38,000 का। ठीक। उसके बाद में एक बात और लिखा था कि उन्होंने क्या किया, जो मिसेस आशीष का लोन था उसको पे कराया। अब जस्ट इमेजिन कि वो जो मिसेस आशीष का लोन है, मतलब आशीष के वाइफ का जो लोन था वो बेसिकली फर्म को पे करना था। अगर फर्म पे किया होता तो टू बैंक यहां लिखा था, क्योंकि जब लायबिलिटीज को पे करते, मैंने लिखा था कि जब लायबिलिटीज को पे करते हैं तो यहां लिखाता है, सॉरी ये रहा, लायबिलिटीज को पे करेंगे तो यहां लिखा है टू बैंक, बट यहां तो फर्म पे ही नहीं कर रहा है। अगर फर्म पे किया होता तो टू बैंक लिखाया होता, बट उसको पार्टनर ने पे कर दिया। तो मैंने कहा जब पार्टनर कोई लायबिलिटी पे करता है तो उस पार्टनर नाम आ जाता है। तो वहां पार्टनर कौन है? जिसने पे किया है। आशीष नहीं पे किया तो आशीष का नाम फिर से आएगा टू आशीष अकाउंट। अब थोड़ा इंडिकेट करना होता है कि चीजें किस बात का है। ये आशीष का नाम क्यों है? बिकॉज उसने फर्नीचर लिया है, तो यहां मेंशन करना होता है ये किस बात का है कि उसने अपने वाइफ का ही लोन पे किया है। ठीक। कितना अमाउंट है? अब वहां अमाउंट लिखा नहीं है, बट बैलेंस शीट में लिखा था। कितना था? 9,000। जो हमने पहला पॉइंट तो कर लिया। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है? डेब्टर रियलाइज्ड एट 18,500। तो डेब्टर पहले था कितने का? डेब्टर था 19,000 का, और हमको कितने में रियलाइज हुआ? पैसा उसे कितना मिला? 18,500। सिर्फ डेब्टर क्यों? जिन जिन असेट्स को हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो बाय बैंक लिखाएगा। असेट्स को बेच के तो एंट्री कहां पे आएगा? इधर ही आएगा, बाय बैंक अकाउंट। लेकिन अब ये बाय बैंक किस किस बात का है? सबसे पहला डेब्टर का है, और हमने डेब्टर कितने बेचा है? 18,500। और क्या है? प्लांट, वो कितने में रियलाइज हुआ है? 10% मोर। प्लांट था कितने का? 2,10,000। तो 2,10,000 का 10% कितना होता है? 21,000। हमने 2,10,000 के प्लांट को 21,000 के मुनाफे प्रॉफिट पे बेचा। तो मतलब 2,10,000 के प्लांट को अगर हमने बेचा 21,000 प्रॉफिट पे, तो कितने बिका? मतलब 2,31,000। जो प्लांट है वो कितने बिका? 2,31,000। ठीक। तो हमने सेकंड पॉइंट भी कर लिया। अब तीसरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? कनक took over the 40% of stock at 20% less than the book value। पहले स्टॉक का बुक वैल्यू है कितना? तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू कितना है? स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 24,000। ये बुक वैल्यू मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ अंदर। तो स्टॉक कितने का था? अब इस 24,000 का 40%, बिकॉज पूरा स्टॉक का नाम नहीं ले रहा है, पूरे स्टॉक का 40% ही वो ले रहा है। लिखा है ना कि टुक ओवर द 40% ऑफ द स्टॉक, मतलब इसने 24,000 का सिर्फ 40% लिया। तो 24,000 का 40% कितना आता है? चेक करते हैं। ये हमारा आएगा 24,000 का 40%, ये आएगा 9600। तो मतलब 40% मतलब कि 9600 का स्टॉक कौन ले लिया? कनक। बट कंडीशन राइट, उसमें लिखा है कि उसने लिया कितने में? 20% लेस। मतलब कि कनक ने इस 9600 रुपीज के स्टॉक को 20% लेस पे लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 100 रुपए के स्टॉक को 20% कम में बेच दिया। कितने बेचा गया? 20 पे कम कर दे 80 रुपीज आएगा। उसी प्रकार अगर इतने के स्टॉक को 20% की कम पे बेचा गया है तो इसका पहले 20% कितना आएगा? चेक करें। 1960 आ रहा है, ये हमारा 20% आ रहा है। तो मतलब जितने का स्टॉक था दैट इज 9600, उसमें से इतना हमें पैसा कम मिला। तो कितना मिला? अगर कितने बेचा गया माइनस कर ले,
7,640। स्टॉक के 40% को कनव ने इतने में लिया है। अब पहले बात उस पर, मान लेते हैं कनव नहीं लिया होता तो इतना पैसा फर्म को मिलता, फर्म जब पैसा आता तो बाय बैंक लिखाया होता, बट किसने ले लिया? कनव ने, तो पैसा तो आ नहीं पाया। तो मैंने कहा था जब कोई पार्टनर कोई असेट्स पे लेता है तो उसका नाम आ जाता है, तो किसने लिया? पे कनव ने लिया है तो उसी का नाम आएगा। कैसे आएगा? बाय कनव, और उसने लिया कितने का है? 7,640। ये जो कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, बहुत ध्यान समझना है। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स है कि इतने का 40% इतना आया, इतने को 20% के नुकसान पे दिया गया कनव को, तो पहले 20% कितना आया वो निकाले, नुकसान मतलब माइनस कर दिए, तो इतना आया, तो इतने में दिया गया। और किसको दिया गया? पार्टनर को, तो जिसको दिया जाएगा उसका नाम आएगा। अब एक सवाल आता है, उसमें लिखा है आगे एंड द रिमेनिंग वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। तो पहले रिमेनिंग है कितना? 40% कनव ले गया, तो इस 24,000 का 60% कितना आएगा? ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 24,000 का 60% जब निकालेंगे ना, ये हमारा कितना आएगा सॉल्व करने पे आएगा? ये आएगा 14,400। 14,400 के स्टॉक को हमने 10% के गेन पे बेचा तो पैसा आया होगा, तो हमारा कुछ स्टॉक बिका भी है, तो जब बिका तो पैसा आएगा, तो इसलिए मैंने इसको बाय बैंक के नीचे लिख दिया। अब कितने का बिका है कैलकुलेट करते हैं, तो इस 14,400 का 10% अगर निकालते हैं कितना आएगा? ये आएगा, इसका 10% हम थोड़ा ऐड कर रहे हैं, 14,400 और इसका 10% हो जाएगा 1,440, और हमने इसको प्रॉफिट पे बेचा है, तो दोनों को ऐड कर दें। कितना ऐड करने पे? ये 40 हो जाएगा, ये 8, ये 5, ये मतलब 15,840। तो स्टॉक को हमने इतने में बेचा है, ठीक। तो अब देख सकते हैं स्टॉक दो हिस्सों में बटा है, कुछ स्टॉक ये ले गया 40% स्टॉक, और जो रिमेनिंग 60% स्टॉक था वो बेचा कितना पैसे में? तो हमने तीन असेट्स को बेच के पैसा पाया, जिसको हमने बाय बैंक लिखा। अब बाय बैंक तो हेडिंग है, उसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है तीनों का अलग अलग, तो इनका तीनों अमाउंट, तीनों कमांड अमाउंट कितना आएगा? ये आएगा 263,540, 263,540, ध्यान दीजिएगा। तो हमने एक तरीके सेकंड थर्ड पॉइंट भी कर लिया, पूरा हो गया, पर टफ था, ध्यान देना है। इसके बाद क्या आता है? क्रेडिटर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या है? ये जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 32,000 का, कौन ले गया? क्रेडिटर। तो मतलब अगर क्रेडिटर ले गया, ये जो क्रेडिटर ले गया ना, तो मतलब हमको अब इस क्रेडिटर को पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहां लिखा है वर्ड फुल सेटलमेंट, मतलब कि अब क्रेडिटर पूरा इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, अपना पैसा हिसाब क्लियर कर लिया। अगर वो नहीं ले गया होता ना, तो फर्म को उस क्रेडिटर को पे करना होता। इसका मतलब जितने हमारे लायबिलिटीज होते हैं आउटसाइडर वाले, कौन कौन से यहां पे हैं? गिनिए जरा। एक क्रेडिटर है, एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, एंड मिसेस लोन है। ये तीन है ना, तो इन तीनों को हमें पे करना है। कोई असेट्स के बारे में अगर जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो रियलाइज नहीं हुआ, उससे पैसा नहीं मिला, तो जीरो मान लेते हैं, मतलब ऊपर दिखाएंगे नीचे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई लायबिलिटीज यहां लिखा है आउटसाइड वाला, तो क्वेश्चन में नहीं भी करेगा तो भी हमको पे करना होता है। जैसे क्रेडिटर है, ये तो ले गया इन्वेस्टमेंट, तो हमको उसको पे नहीं करना, बट ये जो लिखा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, हमको इसका पेमेंट करना है, तो टू बैंक, बिकॉज मैंने कहा था जब पे करते हैं यहां निकाल करके टू बैंक लायबिलिटीज पे। ये किस बात का है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितना दिया हुआ है? 60,000। जब क्वेश्चन मेंशन ना हो तो पूरा पेमेंट एक बार में ही करते हैं। इसके बाद मिसेस लोन का पेमेंट तो हो चुका है। पेमेंट कौन किया था? वो क्या नाम है, आशीष किए थे, तो उसका पेमेंट हो गया। अब हमारा पूरा पेमेंट हो गया एंड लायबिलिटीज भी हो गया, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? कनव को हमको रेन्यूमरेशन देना है डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा कराने के लिए, और कितना देना है? 12,000। अब पहले इसका मतलब क्या है? कनव जो है ना,
उसको क्या हो रहा है कि यहाँ पार्टनर ने कह रहा है, जो कनव है उसको इस पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को करवाने के लिए फॉर्म उनको रेन्यूमरेट कर रहा है, मतलब उसको कंपेंसेट कर रहा है, दे रहा है ऐसा नहीं है, देने का प्रॉमिस कर दिया। तो पहली बात तो ये, अगर हम किसी पार्टनर को कुछ देने की प्रॉमिस करेंगे ना, तो इसका मतलब कि उस पार्टनर को पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में। अब याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर फॉर्म अपनी तरफ से रेन्यूमरेशन दे रहा है तो फॉर्म के लिए क्या है, नुकसान, घाटा है ना। तो डेबिट में मोस्टली पता है, डेबिट में मोस्टली एक्सपेंसेस आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये हमारा एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, इसमें खर्चे आते हैं और इनकम आते हैं। तो अगर हम रेन्यूमरेशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो मतलब हमारे लिए घाटा है, तो यहां पे इसका एंट्री होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, रेन्यूमरेट जब करते हैं, जब उसको देते हैं रेन्यूमरेशन, ये एक टाइप का एक्सपेंस ही है। बस अगर हम किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। किसको दे रहे हैं? कनव को। तो टू कनव का नाम आ जाएगा, टू कनव अकाउंट। ये किस बात का है? रेन्यूमरेशन का है, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और अमाउंट लिखा, कितना अमाउंट दिया इसमें? 12,000। ओके, अब इसके बाद इसमें एक बात और जोड़ दिया, एंड टू बियर द रिलेशन एक्सपेंसेस 8,000। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ एक वर्ड लिखा है बियर। बियर मतलब सहना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंसेस को पे करेगी, ऐसा पे करेगा ऐसा नहीं लिखा है, बियर लिखा है, करना होगा फ्यूचर में। अभी तो करना नहीं है ना, जब अभी नहीं करना तो उसको एंट्री भी नहीं होगा। अगर यहां लिखा होता बियर की जगह पे, कि उनको एक्सपेंसेस भी पे करना है, तब यहां पे एंट्री आता, इसमें लिखा है कहीं कहीं। लेकिन वहां बियर लिखा है, तो बियर जब भी वर्ड लिखा है तो उसका एंट्री नहीं दिखाते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये तो पूरा हमारा हो गया। अब आता है इसका बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है बैलेंस करने का, कि सबसे बेटर क्या है, बोथ साइड का जो अगर सीधा की बैलेंस करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये लास्ट पॉइंट में हो गया, तो सारे पॉइंट हो गए, बैलेंस शीट पूरा हो गया, तो हमारा काम खत्म। ये हमारा पूरा फॉर्मेट था रिलेशन का। अब देख सकते हैं, जिसको ये फॉर्मेट याद है ना, तो उसके लिए इस क्वेश्चन को लगाना बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होने वाला। अब बैलेंस कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, हम बस बताते हैं शॉर्ट में। कहां बताएं, यहां बताते हैं फोर्थ में। जस्ट इमेजिन कि एक लेजर मारा है सही, ठीक है, यहाँ बॉस नंबर लिखा हुआ है, यहाँ बॉस नंबर लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ का जब टोटलिंग करेंगे, टोटल यहाँ का वो आ रहा है फॉर एग्जांपल 600, यहाँ टोटल किए, यहाँ का आ रहा है 650। कितना आ रहा है? 650। अब ये बताइए कि दोनों जगह में से बड़ा कहां पे है? यहाँ। कहां छोटा है? यहाँ। तो याद रखना है, बैलेंस हमेशा वहां आता है जहां छोटा होता है। तो मतलब जिस जगह पे स्मॉल नंबर है, बैलेंस वहां पे आएगा। अब कितने से आएगा? सिंपल है, इन दोनों को माइनस करा लीजिए। तो इसको जब माइनस कराते हैं कितना आएगा? 50। ये 50 हमारा क्या है? बैलेंसिंग अमाउंट। तो क्या याद करना है, जिस जगह पे छोटा अमाउंट रहेगा बैलेंस उधर आता है। अब जब इसका हम लोग बैलेंस करेंगे ना, तो वो आएगा 4,26,020। कितना आएगा? 4,26,020। 4,26,020। अब मैंने क्यों लिखा नीचे टोटल, यहाँ पे रीजन क्या है ना, यहां का टोटल करके यहां का टोटल करके जो अमाउंट है वो यहां का बड़ा आ रहा है, इधर वाला। तो जो यहां का बड़ा आ रहा है मैंने वहां लिख दिया। यहां का जब टोटल करेंगे ये वाला पोर्शन, तो वो पता कितना आ रहा है? वो आ रहा है, बता रहे, यहां का टोटल करने पे आ रहा है 4,06,020। कितना आ रहा है? नहीं, 4,06,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4,06,000। तो जब यहां का टोटल किए तो कितना आ रहा है? यहां का टोटल किए तो इतना आ रहा है। कितना आ रहा है? 4,26,020। अब थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों में छोटा कौन है? ये मैंने टोटल किया है, अपना देख लीजिएगा। तो ये छोटा है ना, ये बड़ा है, तो बैलेंस इधर आने वाला है। अब बैलेंस इधर जब आए कितने से आएगा? इन दोनों को माइनस करना है, और जब माइनस करते हैं कितना आएगा? 20,060 नहीं, 20,020 आएगा। कितना आएगा? 20,020 नहीं लिखा है, ठीक। तो ये हमारा बैलेंस अमाउंट आ गया। अब अपने दोबारा ये फॉर्मेट में मैंने कहा था ना कि अगर बैलेंस इधर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट।
तो कैसे लिखेंगे हम लोग, टू प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट करना क्या है, ट्रांसफर करना है, कहां पे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां कितने पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर, नाम क्या था, ए एंड के, आशीष एंड कनव। अब सवाल है कि इस पार्टनर को कैसे ये पैसा बांटे, कितना अमाउंट है, 20,020। तो इस बैलेंस अमाउंट को, दैट इज 20,020, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन आशीष एंड कनव। और जो रेशियो है, कितना रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहां लिखा है टॉप पे 3:2। तो कैसे बांटेंगे, इस 20,020 का हमको एक बार करना है आशीष का, ये कनव का है, एक बार करना है 3/5, एक बार करना है इसका 2/5। जब इसको सॉल्व किए, और जब इसको सॉल्व किए, कितना है ये 12,012, 8,008, कितना आ रहा है, लाइट चला गया, 12,012, 8,008। ये हमने दोनों को अलग अलग बांट दिया। अब इससे हुआ ये ना कि जो लेसन अकाउंट हमारा बन गया, देख सकते हैं कि पूरा सब कुछ फॉर्मेट अकॉर्डिंग है। ये तो मैंने एक ही सवाल पिकअप किया, इमेजिन करिए अगर ऐसे 3-4 सवाल लगाए होते और हम लोग उसी प्रकार हर अप्रोच को अच्छे से देखे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ये पूरा फॉर्मेट का अप्रोच है, कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये बेसिकली अच्छे से क्लियर हो गया होता। बट कोई नहीं, ये मैंने एक सवाल पिकअप किया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एग्जाम में हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, तो हम बहुत शॉर्ट में एकदम ब्रीफ में लिख के छोड़ देते हैं सर। बाकी इसके अलावा जनरल फीस भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, जनरल फीस। तो जिन बच्चों को जनरल फीस में दिक्कत है, हम सिर्फ इतना ब्रीफ कर दे रहे हैं जनरल फीस के कॉन्टेक्स्ट में। जिनको ये पूरा आ गया ना लेजर बनाना, तो जनरल फीस बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। कैसे, ये बताइए, अगर मान लेते हैं कि जो आशीष ने अपने ही वाइफ का लोन पे किया, तो उसका एंट्री यहां बना था टू आशीष लोन। अब अगर मुझे इसका और इस हेडिंग का क्या बनाना है, जनरल एंट्री कैसे बनेगा, ये कहां लिखा हुआ है, टू में लिखा है ना, तो ऐसे बोलेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू आशीष लोन अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट। अगर मुझे इसका बनाना जनरल एंट्री सेकंड लास्ट का, बाई बैंक पैसा मिला है, तो कैसे लिखाएगा, ये अगर यहां पे है, ये खुद कहां बैठा हुआ है, क्रेडिट साइड में। अच्छे काम करते सुनिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको भी रोकते हैं। जनरल एंट्रीज इतना उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कराएंगे हम। फिलहाल लेजर का जो अप्रोच था पहले इतना क्लियर होना चाहिए अच्छे से, वरना वो दोनों मिक्सअप हो जाएगा, तो वो गलती नहीं करना है। यहां तक हो जाने के बाद अब जो इसका आखिरी स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनेगा, हम सिर्फ इतना करते हैं कि एकदम शॉर्ट में देख लीजिए कि कैसे बनेगा, ताकि फॉर्मेट से तो कंपेयर कर ले कैसे होने जा रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स यहाँ पे थे, दो, तो दोनों का बनेगा, क्या क्या नाम था, आशीष कनव, आशीष कनव। ठीक, तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा था, बैलेंस लाना होता है, उनके बीडी वाला यहां दिया था ना दोनों का बैलेंस, 1,20,000 80,000, तो यहां लिखा कैसे, बाई बैलेंस बीडी 1,20,000 80,000। थोड़ा छोटा है, दोबारा कह रहे सुनते रहिए अच्छे से, ताकि वो टेक्स्ट अच्छे से सुनाई दे, क्या लिखा हुआ है दिखाई दे। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो वो आएगा, लॉस हो तो आएगा। यहां प्रॉफिट हुआ था ना, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आएगा, तो ये प्रॉफिट अमाउंट जो लिखा है यहां पे आएगा, कैसे आएगा, बाई रिलेशन अकाउंट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है, 12,000, 12, 8,008 हो गया। उसके बाद क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था, 20,000, देख लीजिए। तो ये इधर आएगा, कैसे आएगा, मैंने कहा इधर आता ना, तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वो 20,000 कैसे बढ़ेगा, 3:2 में बांटना आपको सीखना पड़ेगा। तो 20,000 का 3/5, 2/5, ये होता है 3/2 बांटने का तरीका। तो 20,000 का 3/5 करेंगे, कितना आएगा, ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 12,000 आएगा और 8,000 आएगा, 12,000, 8,000। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व में दिया है, उस समय नहीं दिया है, पीएल नहीं दिया है,
कोई रिलेशन लायबिलिटी डिस्चार्ज हुआ है, मतलब कोई पार्टनर ने लायबिलिटी पे किया है, बिल्कुल किया। किसने किया था इस क्वेश्चन में? आशीष ने किया था। तो यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा? बाई रिलेशन किस बात का? ये मिसेस आशीष लोन अकाउंट। और किसने पे किया? आशीष ने। तो जो अमाउंट है 9000 वो आशीष वाले कॉलम में लिखाएगा, ध्यान देना इस चीज को, कन्नड़ वाले में नहीं। फिर ये तो हो गया, उसके बाद तो कहानी खत्म, फिर बैलेंस करना है, तो बैलेंस भी करते हैं। फिर थोड़ा इधर के लायबिलिटी क्या कहेगा? ये तो आएगा नहीं, लॉस हुआ नहीं है। क्वेश्चन पीएल दिया था, हाँ दिया तो है। कितना दिया था? 10,000। तो यहाँ पे आएगा टू पीएल अकाउंट। और कितना दिया? 10,000। उस 10,000 को जब बांटेंगे, अगर जब 20,000 बांट देते हैं तो आया था 12,000 8,000। तो जब 10,000 बांटेंगे तो आधा कर देते हैं, तो कितना आएगा? फटाफट लगाया 6,000 और 4,000। आप लोग अच्छे से इसको बांट दीजिएगा इस रेशियो में, इतनी आएगा लमसम। उसके बाद पीएल हो गया, डिफर्ड इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, एडवर्टाइजमेंट दिया नहीं है। असेट्स कौन लिया था? इसमें दिया क्वेश्चन में आशीष ने असेट्स भी लिया है, तो उसका फिर नाम आएगा टू रिलेशन अकाउंट। कौन ले रहा है? आशीष। आशीष ने असेट्स को लिया है तो रिलेशन नाम तो आएगा, बट जिसने लिया है उसका नाम नीचे मेंशन करना होता है, ठीक है। और एक मिनट, फर्नीचर लिखा, फर्नीचर लिखाएगा। और ये लिया किसने? आशीष ने। तो जो अमाउंट है 8,000 वो लिखाएगा आशीष के नाम के नीचे 38,000। ओके, अब इसके बाद हमारा पूरा कहानी खत्म। लास्ट स्टेप आता है बैलेंस करना। और जब बैलेंस करेंगे तो अच्छी बात क्या है, इन सब का बैलेंस वही करेंगे कि ए का अलग करेंगे बैलेंस, के का अलग बैलेंस करेंगे। और इसमें पता है बैलेंस इधर आ रहा है, और मैंने कहा था जब भी बैलेंस इधर आता है तो उसको लिखते हैं बाई बैंक। अगर बैलेंस वहां गया होता तो यहाँ टू बैंक, वहां पे बाई बैंक। कितना बैलेंस आ रहा है? देखिए मैंने बैलेंस किया नहीं है, तो जो भी इसका बैलेंस आएगा उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड नहीं है। एक कर लेते हैं। यहाँ लिखा है 80,000, 8,008, 8,000, तो 16,000, 96,000, 96,008 माइनस 4,000 हो जाएगा। ये हमारा आएगा 92,008, 92,008 रुपए। ये हमने कनफ को पे कर दिया टू बैंक, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी बैलेंस निकाला जाएगा। मैंने क्या किया ना, इन तीनों को जोड़ा है, फिर माइनस कर दिया, इस 4,000 को ये मिल गया। उसी प्रकार इन चारों को जोड़ के माइनस करना है इन दोनों को, ये मिल जाएगा। अब ये जब बैलेंस हो गया ना, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस था वो एक लेवल पे ऑफिशियली कवर हुआ। हालांकि इसमें दो चीजें रह गया है कि जो पार्टनर्स का लोन है, कनव लोन अकाउंट, इसका अलग से बनता है, प्लस सब कुछ हमने सही किया ही, कब इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? तो इसका प्रूफ मिलता है बैंक अकाउंट का अलग से लेजर बना के, बट वो बहुत लंबा चला जाएगा, वो उतना काम करनी है। एग्जाम के लिए हमें रिलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। लाइट आ गया, अच्छी बात है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ना, ये जो पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये दोनों याद होना चाहिए। कॉपी पे लिख के रखिए, एग्जाम टाइम पे नहीं भी आ रहा है तो भी फॉर्मेट तो सही लिखना है, क्योंकि बहुत बार टीचर मार्क्स दे देता है फॉर्मेट पे भी। एंड बिलीव मी, एक बच्चा ढंग से किया ना, भले उसका मैच ना भी कर रहा हो, वो कुछ गलतियां कर भी दिया हो, तो भी आउट ऑफ इक्वेशन 6 नंबर तक मैक्सिमम आ सकता है। मैंने 6 कैसे बोल दिया? पार्टनरशिप हमारा पूरा कवर करता है लमसम 36 नंबर 80 में से। उस 36 में ये हमारा एक चैप्टर है डिसोल्यूशन, और पार्टनरशिप 5 चैप्टर्स थे, तो 36 मार्क्स 5 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। तो एक एवरेज पर चैप्टर कवर हो रहा है 5-6 नंबर का या 6-7 नंबर का। तो मेरा मकसद क्या है कि कम से कम हर चैप्टर में इतनी बात है तो पता रहे कि एग्जाम जब सवाल आए तो गलत ना करे। तो ये फॉर्मेट याद रहेगा, बेसिक पूरा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक सवाल पिकअप किया, बट मैंने उस एक सवाल के बेसिस पे पूरा फॉर्मेट बताया है। दोबारा कह रहे हैं, एक एक फॉर्मेट को याद रखना है, कहां पे क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसको दोबारा देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा गया है, बट कोई बात नहीं, एक एक चैप्टर के बारे में बातें जानना भी जरूरी है। हम आए सिर्फ क्वेश्चन लगवा देंगे ना तो बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, फिर वही वो मैनुअल चलेगा जैसे हर जगह चलता रहता है। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए क्वेश्चन लगाने से पहले, तो इतना ध्यान देना है। और दोबारा कह रहे हैं लिख के पढ़ना है भाई, ऐसे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि जितना बातें हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, मेरी मजबूरी है मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, कभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट फिर भी हम जितना हो पाए बोर्ड पे लिख के बताना चाहते हैं। टेक्स्ट छोटा है, दोबारा कह रहे हैं, रेजोल्यूशन बढ़ा लेना है,
1080 पर रख के देखिए तो टेक्स्ट क्लियर रहेगा। एंड मैंने एक एक वर्ड को बोला है पढ़ाते वक्त, तो कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं जो मैंने ना बोला हो। कहीं भी कोई दिक्कत है दोबारा है कि एक बार उसको कमेंट में बताइए ताकि उसको देख सकें और अगले वीडियो में काम करें। एंड मुझे पता है कि कुछ बच्चों का क्वेरी है पार्टनरशिप के चैप्टर 1-2 को लेके, वहां भी शिफ्ट करेंगे। अभी तो शुरुआत और रिजोल्यूशन से हम लोगों ने कल पढ़ा पहले वीडियो में कंपेरेटिव कॉमन साइज, ये सेकंड वीडियो था जिसमें हमने पढ़ा डिसोल्यूशन का पार्टनरशिप फॉर्म जो कि करीब 5-6 नंबर का है। तो लमसम हम लोगों ने 10 नंबर के आसपास पढ़ा आउट ऑफ 80। इसी प्रकार हम लोग अगले 2-3 दिनों में नंबर ऑफ चैप्टर्स और कवर करेंगे एंड कम से कम 35-40 नंबर तक पहुंचेंगे। इतनी बातें जरूर से याद रखना क्वेश्चन लगाते वक्त, तो इसको ध्यान से लिख के पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत सी बातें क्लियर हुआ होगा पार्टनरशिप के इस चैप्टर डिसोल्यूशन को लेके। स्टिल कुछ चीजें रह गए तो कोशिश करेंगे, अगर मौका मिला तो बताएंगे जरूर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते।